इतिहास में कुछ लड़ाइयां सिर्फ हार जीत तय नहीं करती हैं, वो एक पूरी सभ्यता की, एक पूरे दौर की दिशा ही बदल देती है। बिल्कुल। तराइन का दूसरा युद्ध शायद एक ऐसी ही लड़ाई थी। आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि उस दिन मैदान में क्या हुआ, नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो सब क्यों हुआ। क्या पृथ्वीराज चौहान की हार पहले से तय थी, या ये सिर्फ एक दिन की कहानी थी, एक गलती की? ये सवाल आज भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो बादशाहों के टकराने की नहीं है। ये कहानी है रणनीति की, उस दौर की राजनीति की, और उन छोटी छोटी घटनाओं की जिनका असर बहुत बहुत बड़ा हुआ। पर चलिए इन नोट्स की मदद से उन सभी पहलुओं को परत दर परत खोलते हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। बिल्कुल। शुरू करते हैं उस किरदार से जिसने ये सब शुरू किया, मोहम्मद गौरी। हम तो उसे इसी नाम से जानते हैं, पर नोट्स बताते हैं कि उसका असली नाम शिहाबुद्दीन था। हाँ, शिहाबुद्दीन। उसका जन्म 1149 में हुआ था और 1173 के आसपास वो गौर प्रदेश की सत्ता में आया। ये गौर है कहाँ और उस वक्त वहां चल क्या रहा था? देखिए, गौर आज के अफगानिस्तान का एक पहाड़ी इलाका है। उस समय पूरा मध्य एशिया, आप कह सकती हैं, सत्ता का एक अखाड़ा बना हुआ था। अच्छा। एक तरफ गजनवी साम्राज्य था जो अब बहुत कमजोर हो चुका था, और दूसरी तरफ ईरान से एक नई ताकत उभर रही थी, ख्वारिज्म साम्राज्य। और गौर इन्हीं दोनों के बीच में था। हाँ, बिल्कुल, इन्हीं दोनों के बीच फंसा था गौर। तो गौरी और उसके भाई गियासुद्दीन को ये पता था कि अगर टिके रहना है तो विस्तार करना ही होगा, और विस्तार के लिए भारत से बेहतर जगह क्या हो सकती थी? तो मतलब भारत पर हमला करना उसकी मजबूरी भी थी और महत्वाकांक्षा भी। और नोट्स के मुताबिक उसका पहला बड़ा हमला 1175 में हुआ, मुल्तान पर। जी, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, गौरी का पहला निशाना कोई हिंदू राजा नहीं था। अच्छा। बल्कि मुल्तान पर शासन कर रहे करमाती मुसलमान थे। करमाती शिया इस्लाम की एक शाखा थे, और गौरी जैसे सुन्नी शासक उन्हें विधर्मी मानते थे। तो ये हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक तरह से धार्मिक भी था। हाँ, एक तरह से धार्मिक शुद्धिकरण का भी अभियान था, और इसमें उसे बहुत आसानी से जीत मिल गई। लेकिन ये शुरुआती कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक 3 साल बाद 1178 में उसने गुजरात के पाटन पर हमला किया, और वहां उसे बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। कायादरा का युद्ध। हाँ, कायदरा का युद्ध। और ये हार बहुत अपमानजनक थी। उसे हराया था सोलंकी वंश के युवा राजा मूलराज द्वितीय ने, लेकिन असल में सेना की कमान उनकी माँ रानी नाइकी देवी के हाथ में थी। ये बात इस कहानी को कितना बदल देती है। मतलब ये एक रानी की रणनीति की जीत थी। बिल्कुल, ये उस दौर में महिलाओं की राजनैतिक भूमिका को भी दिखाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और नोट्स में ये भी लिखा है कि इस लड़ाई में चौहानों ने भी सोलंकी राजा की मदद की थी। हाँ, की थी। इससे लगता तो है कि शायद बाहरी खतरे के खिलाफ एक मोर्चा बन सकता था, लेकिन जब हम उस दौर के पूरे भारत के नक्शे को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही लगती है। हाँ, कहानी बहुत जटिल हो जाती है। दिल्ली और अजमेर में चौहान, कन्नौज में गहड़वाल, गुजरात में चालुक्य, बुंदेलखंड में चंदेल, मतलब पूरा देश अलग अलग शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। बिल्कुल, कोई एक केंद्रीय शक्ति थी ही नहीं, और हर राजा पहले अपने पड़ोसी को कमजोर करने की सोचता था। गौरी ने शायद इसी राजनीतिक शतरंज को समझा और अपनी अगली चाल चली। और वो चाल थी रास्ता बदलना। गुजरात में हारने के बाद उसने दक्षिण का रास्ता छोड़ दिया और पंजाब के रास्ते खैबर दर्रे से भारत में घुसने की एक नई रणनीति अपनाई। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था, और कामयाब भी रहा। उसने एक एक करके किलों को जीतना शुरू किया। 1179 में पेशावर, फिर कश्मीर और सिंध, और 1186 में लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। हाँ, लाहौर, जो गजनवी वंश की आखिरी निशानी थी। अब पूरा पंजाब उसके कब्जे में था। पर दिल्ली तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा कांटा था, भटिंडा का किला। और 1188 में उसने भटिंडा पर भी कब्जा कर लिया। ये तो एक तरह से सीधी चुनौती थी पृथ्वीराज चौहान को। बिल्कुल, भटिंडा का किला चौहान साम्राज्य की सीमा पर था। अब टकराव तय था। और इसी टकराव का नतीजा था 1191 में लड़ा गया तराइन का पहला युद्ध। एक तरफ मोहम्मद गौरी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और नतीजा हम सब जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की एक तरफा और शानदार जीत। गौरी बुरी तरह घायल हुआ और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। हाँ, इस जीत का जिक्र चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बहुत विस्तार से किया है। लेकिन कहानी का असल ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। गौरी हारा, पर उसने हार मानी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो वापस गौर गया
और अगले 1 साल तक उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक नई, बड़ी और पहले से ज्यादा अनुशासित सेना तैयार करना। उसने अपनी गलतियों से सीखा। जबकि शायद चौहान खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। हाँ, और गौरी के खतरे को कम आंका गया। और ठीक 1 साल बाद 1192 में गौरी दुगनी ताकत से उसी मैदान में वापस आ गया। इस बार हुई तराइन की दूसरी लड़ाई और इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका था। गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। इस एक हार ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का आखिर हुआ क्या? क्या उन्हें मैदान में ही मार दिया गया? क्योंकि हमारे नोट्स में इस पर 3 अलग-अलग थ्योरी हैं। हाँ, और तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। जैसे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासों के आधार पर मानते हैं कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और बाद में मार दिया गया। अच्छा। और दूसरी थ्योरी? वहीं गौरी शंकर ओझा जैसे आधुनिक इतिहासकार कुछ सिक्कों के आधार पर कहते हैं कि पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन एक शासक के तौर पर अजमेर पर राज किया। तो मतलब सच क्या है, कहना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, लेकिन नतीजा एक ही था। दिल्ली और अजमेर पर अब चौहानों का राज खत्म हो चुका था। और इस जीत के बाद गौरी ने भारत में जीते हुए प्रदेशों का शासन अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और खुद वापस गजनी चला गया। हाँ, और यहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। जी। उनका शासन 1178 से 1192 तक रहा और दिल्ली से उनका एक खास रिश्ता था। वो उनके नाना का शहर था, है ना? हाँ, बिल्कुल। दिल्ली, जिसे तब ढिल्ली का पुरी कहते थे, की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने की थी। पृथ्वीराज चौहान रिश्ते में उनके नाती थे। इसी रिश्ते के आधार पर उन्हें दिल्ली का शासन मिला था। तराइन की जीत ने गौरी का रास्ता तो साफ कर दिया था, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी एक बड़ी शक्ति बची हुई थी, कन्नौज के राजा जयचंद। हाँ, और 1194 में गौरी ने उन पर भी हमला कर दिया। ये वही जयचंद थे जिनकी बेटी संयोगिता की कहानी पृथ्वीराज से जुड़ी है और जो चौहानों के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। इस जीत के साथ ही गंगा यमुना का पूरा उपजाऊ इलाका गौरी के नियंत्रण में आ गया। बिल्कुल, जो उस समय का आर्थिक पावर हाउस था। ये तो हुई राजनीतिक बदलाव की बात, लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि इसी दौर में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा था। आप सूफी संतों की बात कर रहे हैं? हाँ, 1192 में यानी तराइन के युद्ध वाले साल ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। जी, वे भारत आए और उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। यहीं से भारत में सूफीवाद के सबसे प्रभावशाली चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई। सूफी शब्द का मतलब क्या है? ये अरबी के सफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। उनका ईश्वर से प्रेम और इंसानियत का संदेश उस दौर के टकराव भरे माहौल में बहुत लोकप्रिय हुआ। इस बीच गौरी के सेनापति भारत के दूसरे हिस्सों में जीत हासिल कर रहे थे। 1203 में कालिंजर के किले पर हमला हुआ। कालंजर, जो बुंदेलखंड का सबसे मजबूत किला माना जाता था। वहां चंदेल राजा परमरदेव का शासन था। और यहीं पर आल्हा और ऊदल की कहानी आती है। हाँ, परमरदेव के 2 महान सेनापति आल्हा और ऊदल। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी पूरे बुंदेलखंड में आला खंड के रूप में गाए जाते हैं। तो गौरी ने एक विशाल साम्राज्य बना लिया था, लेकिन उसका अंत भी लड़ाई के मैदान के पास ही हुआ। जी, 1206 में जब वो पंजाब में खोखर समुदाय के एक विद्रोह को दबाकर वापस जा रहा था, तो सिंध नदी के किनारे दमक नाम की जगह पर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इतने बड़े साम्राज्य का वारिस कौन होगा? क्योंकि गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था। हाँ, ये बहुत बड़ा संकट था। पर कहते हैं कि एक बार किसी ने उससे ये पूछा भी था, तो उसने जवाब दिया, दूसरे सुल्तानों के 1 या 2 बेटे होंगे, मेरे तो हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्कदास। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसका साम्राज्य उसके 4 सबसे काबिल दासों में बट गया। ये बंटवारा कैसे हुआ? भारत का जो मुख्य हिस्सा था, दिल्ली और अजमेर, वो मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा। गजनी का जो मूल प्रदेश था, वो मिला ताजुद्दीन यल्दौज को। सिंध और मुल्तान का इलाका नासिरुद्दीन कुबाचा के हिस्से में आया और बंगाल बिहार का पूर्वी क्षेत्र वो बख्तियार खिलजी को मिला। हाँ, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। दिलचस्प बात यह है कि इन दासों में आपस में रिश्तेदारियां भी थीं। नोट्स के मुताबिक यल्दौज ऐबक का ससुर था
और कुबाचा उसका जीजा। जी, इन पारिवारिक संबंधों ने शायद शुरुआती दौर में सत्ता के इस बंटवारे को स्थिर रखने में कुछ मदद की होगी। लेकिन इस बंटवारे का एक बहुत ही विनाशकारी और दुखद पहलू भी था। हाँ, जो बख्तियार खिलजी के नाम से जुड़ा है। आप नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के विध्वंस की बात कर रही हैं। जी, अपने बंगाल और बिहार की विजय के दौरान बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत के ज्ञान के 3 सबसे बड़े मंदिरों को नष्ट कर दिया, नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला। ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था। बिल्कुल नहीं। आप कल्पना कीजिए, वो उस दौर का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था, जहां चीन, तिब्बत, कोरिया, पूरी दुनिया से लोग ज्ञान के लिए आते थे। वहां की लाइब्रेरी में लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थी। गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, न जाने कितने विषयों पर। कहते हैं कि जब नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो वो महीनों तक जलती रही। कितना ज्ञान, कितनी कहानियां, कितना विज्ञान उस धुएं में हमेशा के लिए खो गया। इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस एक घटना ने भारत की बौद्धिक परंपरा को सदियों पीछे धकेल दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे गौरी के हमलों, उसकी रणनीतिक सूझबूझ और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसकी जीत ने भारत के इतिहास को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और उसकी मौत के बाद उसके ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का वो 320 साल लंबा दौर शुरू हुआ। इन घटनाओं ने सिर्फ राजनीतिक नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। अगर तराइन की पहली लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान जश्न मनाने की जगह अपनी सीमाओं को मजबूत करते और गौरी की वापसी के लिए तैयार रहते, तो क्या आज का इतिहास कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ कल्पना में ही दिया जा सकता है।